नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि किसानों ने सरकार के साथ बातचीत की डोर तोड़ दी है। आज किसानों ने जो रुख अपनाया उस पर मुझे थोड़ी हैरानी हुई और थोड़ा दुख भी हुआ। सरकार चाहती है बातचीत से बीच का रास्ता निकले, लेकिन किसान हां या ना पर अड़े हैं। किसान इस बात पर अड़े हैं कि बातचीत तो करेंगे, लेकिन बात तब बनेगी जब सरकार तीनों कृषि सुधार कानून वापस ले लेगी। लेकिन सरकार के रुख से यह साफ नहीं है कि कानून वापस होंगे या नहीं। सरकार का कहना है कि किसान की चिंताओं को दूर किया जाएगा, कानूनों में संशोधन भी हो सकता है, लेकिन चुनी हुई सरकार को झुकाने की नीयत से जो सियासत हो रही है उसे सरकार कामयाब नहीं होने देगी। सरकार टूटे तारों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज किसानों ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया, आर पार की बात कर दी। सवाल यह है वो कौन है जो किसान संगठनों के नेताओं को बात करने से रोक रहा है? वो कौन है जो टकराव चाहता है? क्या वजह है कि बात बनते बनते बन नहीं पाती? आज मैं आपको यह सब बताऊंगा। किसानों ने आज जिस धमकी भरे अंदाज में बात की उसे देखकर हैरत भी हुई, क्योंकि जो डायलॉग अब तक राहुल गांधी अपनी रैलियों में 6 साल से बोल रहे हैं, जो वो बार बार ट्विटर पर लिखते हैं, हूबहू शब्दशः वही डायलॉग किसान संगठनों के नेताओं के मुंह से निकले। जो बातें किसान नेताओं ने शाम को 5 बजे कही, वही बातें विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने के बाद 5:30 बजे कही। कुल मिलाकर ऐसा लगा जैसे 22 विरोधी दल मिलकर किसान संगठनों और सरकार के बीच टकराव चाहते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। एक बार फिर शाहीन बाग जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है, एक बार फिर एंटी सीए प्रोटेस्ट जैसा माहौल बनाने की तैयारी हो रही है। ये मैंने क्यों कहा, इसके सबूत मेरे पास हैं, लेकिन पहले आपको किसान संगठनों के नेताओं की बात सुनाता हूं, जिन्होंने ऐलान किया कि अब याचना नहीं रण होगा। गवर्नमेंट की प्रपोजल को पंजाब के संगठनों ने और देश के संगठनों ने पूरी तरह रद्द कर दिया है और अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने का आज नए फैसले लिए हैं। 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। हम लोग कह चुके हैं कि हमको यह अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को, 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा। इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। और चीजों पे जो होगी इसके बाद में बातचीत सरकार से होगी नहीं होगी, उनका नया ड्राफ्ट आएगा, उसके बाद में बात उनसे कब होगी वो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा।
हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। उसमें नया कुछ भी नहीं है। आप सोच सकते हैं कैसा अपमान, किसका अपमान? सरकार ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे किसान संगठनों के नेता इतने नाराज हो गए, बातचीत से पीछे हट गए, आर पार की बात करने लगे? सच्चाई है कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आने से पहले ही किसान संगठनों के नेता तय कर चुके थे अब आंदोलन का रास्ता अख्तियार करना है। यह खुलासा भी किसान संगठनों के नेताओं ने आज खुद ही किया था। असल में कल शाम को सरकार की तरफ से किसान नेताओं को एक इनफॉर्मल बातचीत का न्योता भेजा गया। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ मीटिंग रखी गई थी। इसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। सरकार को उम्मीद थी किसान संगठनों से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकल आएगा, लेकिन किसान नेताओं ने बात शुरू होने से पहले ही कह दिया बातचीत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कानून में बदलाव नहीं चाहते। वो चाहते हैं सरकार कानून ही वापस ले ले, तभी बात बनेगी। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। अब आपको वो बात बताता हूं जो कक्का जी ने शायद कही नहीं, या फिर उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। सवाल यह कि कल रात अमित शाह के साथ किसान नेताओं की जो मीटिंग हुई, उसे किसने सबोटेज किया? इस मीटिंग में रास्ता क्यों नहीं निकला? असल में शुरुआत में अमित शाह की मीटिंग सिर्फ 5-6 किसान संगठनों के नेताओं के साथ होनी थी। ये वो लोग हैं जिनका ओपन माइंड है, जो ये समझते हैं कि आंदोलन हमेशा तो नहीं चल सकता, इसलिए बीच का रास्ता निकालना ही होगा और ये रास्ता बातचीत से निकलेगा। ये किसान नेता वो हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रति अच्छी भावना रखते हैं। उन्होंने अपने लोगों से कहा भी है कि मोदी के बारे में कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो किसानों के विरोधी हैं। इसीलिए उम्मीद थी इस मीटिंग में रास्ता निकलेगा, लेकिन जब वामपंथी नेताओं को पता चला, उन्होंने इस मीटिंग में ऐसे लोगों को घुसा दिया जो सरकार के घोर विरोधी हैं। ऐसे नेता जिनके सामने खुलकर बात नहीं हो सकती। जो किसान नेता पॉजिटिव माइंड के साथ बात करने आए थे, वो भी खामोश रहे। इसलिए चाहे अब रास्ता न निकला हो, लेकिन किसानों के बीच ऐसे नेता हैं जो अभी भी रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हैं। हम सोच सकते हैं कि किसान संगठनों के कुछ नेता सरकार के सबसे सीनियर मिनिस्टर्स को जवाब देकर चले आए थे, लेकिन सरकार ने इसके बाद भी किसान संगठनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा। जो पुल बना था उसे तोड़ा नहीं, उन्हें समझाने की कोशिश की, किसानों की शंकाओं को दूर करने की कोशिश जारी रखी। सरकार की तरफ से जो 20 पेज का प्रस्ताव किसानों को भेजा गया, जिस प्रस्ताव को किसान नेताओं ने 2 घंटे में रिजेक्ट कर दिया, उस प्रस्ताव में सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर किसानों की मांग,
मंडियों के पुराने सिस्टम को बरकरार रखने की मांग, किसानों की फसल खरीदने वालों के रजिस्ट्रेशन की मांग, प्राइवेट मंडियों पर टैक्स लगाने की मांग और किसानों को कोर्ट जाने की छूट देने जैसी किसानों की सभी बातों को मान लिया था। बस कानून वापस लेने के बजाय किसानों की मांगों के मुताबिक कानूनों में बदलाव की, संशोधन की बात साफ साफ लिख कर दी थी। सरकार ने जो प्रस्ताव दिया उसमें ये सारी बातें हैं जिनको लेकर किसान अपनी चिंता जाहिर करते रहे हैं। अब इससे ज्यादा कोई सरकार और क्या कर सकती है। लेकिन आज कुछ किसान नेता ऐसी बातें कह रहे थे जैसे वही बातें जो मोदी विरोधी मोर्चे के नेता कहते हैं। ये बात मैंने क्यों कही, इसका जवाब आपको किसान कमेटी के अध्यक्ष जगवीर सिंह की बात सुनकर मिल जाएगा। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स हैं सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख को घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। अडानी अंबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घेराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में नेशनल लेवल पर। जो कुछ किसान नेता बोल रहे थे कोई उनके कान में धीरे धीरे प्रॉम्प्ट कर रहा था। जरा सोचिए, अडानी अंबानी का बॉयकॉट, जियो का बॉयकॉट, इसका किसानों की मांगों से क्या मतलब? बीजेपी के नेताओं का घेराव, ऐसा लग रहा है जैसे किसान आंदोलन अब सियासी आंदोलन हो रहा है। असल में जिस वक्त किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसी वक्त राहुल गांधी, शरद पवार, सीपीएम, डीएमके और सीपीआई के नेताओं के साथ किसानों के मुद्दे पर राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे। मिलने के बाद जब बाहर निकले तो राहुल गांधी ने फिर वही बात कही जो आज किसान संगठनों के नेता कह रहे थे। सरकार ने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए। मोदी को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है, किसान डरने वाला नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये सब कुछ कहा राहुल गांधी ने। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूँ, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। आप इरादा समझ सकते हैं, मंशा समझ सकते हैं। आज मुझे हैरत इस बात पर नहीं हुई कि राहुल गांधी ने अंबानी अडानी को किसानों का दुश्मन और मोदी का दोस्त बताया। आश्चर्य इस बात पर हुआ कि कुछ किसान संगठनों के नेता यही भाषा बोलते हुए सुनाई दिए। उन्होंने अंबानी अडानी के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बात कही। राहुल गांधी का तो रिकॉर्ड है, उन्होंने 6 साल पहले अंबानी अडानी को ब्लेम करना शुरू किया था और अब तक कर रहे हैं। जब मोदी सरकार लैंड एक्विजिशन बिल लाई थी, राहुल गांधी ने कहा था यह अंबानी अडानी की सरकार है, किसानों की जमीन लेकर अंबानी अडानी को दे देगी।
और राहुल गांधी ये बात बार बार कहते रहे। उत्तर प्रदेश में जब असेंबली के इलेक्शन हुए तो राहुल गांधी ने कहा कि नोटबंदी अंबानी अडानी को फायदा देने के लिए करवाई गई है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। जनता ने राहुल की बातों का यकीन नहीं किया। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में एक रैली में कहा था कि मोदी जी ने अंबानी अडानी की जेब में लाखों करोड़ रुपए डाल दिए। वहां के चुनाव में भी कांग्रेस हारी। हरियाणा में चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने एक रैली में कहा मोदी अंबानी अडानी के लाउड स्पीकर बन गए हैं। कांग्रेस वहां भी हारी। लोकसभा चुनाव हुए, राहुल गांधी हर चुनाव सभा में बार बार कहते थे अंबानी अडानी की सरकार है, सूटबूट की सरकार है। मोदी जी ने अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। लेकिन चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई। कोरोना के लॉकडाउन को भी राहुल गांधी ने अंबानी अडानी की चाल बता दिया। बिहार के इलेक्शन में यह बात राहुल गांधी ने कई बार उठाई, लेकिन वहां भी कांग्रेस की हार हुई। ऐसे कितने सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी कई बार उनको समझाया ऐसी बेसिर पैर की बातों का नुकसान होता है, लेकिन वो नहीं समझे। लेकिन किसान नेताओं को तो बात समझ लेनी चाहिए, ये घिसा पिटा रिकॉर्ड है, इसमें किसी का फायदा नहीं है। जनता ये बात नहीं मानेगी कि मोदी किसी उद्योगपति के इशारे पर चल सकते हैं। किसानों के मामले को राहुल गांधी की सियासत से दूर रखने में सबकी भलाई है। शरद पवार पुराने नेता हैं, वो इस बात को समझते हैं। वो जानते हैं जब तक आंदोलन में किसान आगे हैं सरकार दबाव में रहेगी। अगर इसमें सियासत घुसी, जनता को ये लगा कि इसके पीछे नेतागिरी हो रही है, तो लोगों का सपोर्ट कम हो जाएगा। जो सहानुभूति आंदोलन को मिल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी ने जो कहा उससे यही होने का खतरा था। ये बात शरद पवार समझ गए, इसलिए उन्होंने तुरंत बात संभाली। पवार ने कहा इस मुद्दे पर नेताओं और राजनीतिक पार्टियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन जिस तरह से सरकार किसानों को फटका रही है उसके बाद विरोधी दलों ने किसान आंदोलन को पूरी तरह सपोर्ट करने का फैसला किया। I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative, but farming community has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. पवार कह रहे हैं इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक दल और नेता नहीं है, लेकिन हकीकत तो लोग जानते हैं, सबको समझ आ रहा है। और दूसरी बात यह कि मैंने आपको शरद पवार की 2010 की चिट्ठियां दिखाई थी, जो देश के कृषि मंत्री के तौर पर शरद पवार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, जिसमें एपीएमसी एक्ट में बदलाव करने का सुझाव था। कृषि क्षेत्र में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने का प्रस्ताव था। प्राइवेट मंडियों को खोलने की बात कही गई थी। किसानों को मंडियों के अलावा प्राइवेट कंपनियों को अपनी फसल बेचने का हक देने की बात थी। अब सरकार ने यह किया तो शरद पवार इसे किसानों के खिलाफ बता रहे। आज जो 5 नेता राष्ट्रपति से मिले, उनमें से 2 लेफ्ट पार्टियों के थे, सीपीएम के सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा। ये बात नोट करने वाली है कि किसान आंदोलन में किसानों के जो बयान आए हैं, किसानों का जो बार बार बदला है, उसके पीछे लेफ्ट पार्टियों की बड़ी भूमिका है। किसान संगठनों की तरफ से जो लोग सरकार से बात कर रहे हैं, जो लोग किसानों की तरफ से ड्राफ्ट तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, उनमें एक है हन्नन मौला। 5 बार सीपीएम के एमपी रह चुके हैं। सरकार के साथ किसान संगठनों की जो मीटिंग हुई है, उन 5 मीटिंग में हन्नन मौला शामिल थे। कल जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई उसमें भी थे। इनका नाम आखिरी वक्त में किसान संगठनों ने जुड़वाया। हालांकि सरकार ने अभी अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। सरकार की तरफ से बातचीत की कोशिश जारी है। सरकार किसानों को मनाने के रास्ते खोज रही है। किसानों ने जब आंदोलन को और ज्यादा तेज करने का ऐलान किया, सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद बदले हालात पर विचार करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, होम मिनिस्टर अमित शाह, इन तीनों की मीटिंग हुई। 2.5 घंटे तक ये मीटिंग चली। हालांकि इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ इसका खुलासा तो अभी किसी ने नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि सरकार
किसान संगठनों के साथ टकराव नहीं चाहती, बातचीत चाहती है। कई लोग ऐसे हैं जो किसान संगठनों के नेताओं को समझा रहे हैं कि वो अड़े रहे तो सरकार को झुका सकते हैं। वो इन किसान नेताओं को बताते हैं कि पहले सरकार ने दिल्ली आने का रास्ता रोका, किसान अड़े रहे तो रास्ता खोल दिया, फिर बुराड़ी में आने की शर्त रखी, किसान नहीं माने, अड़े रहे तो सरकार झुक गई। किसानों ने कहा बात करेंगे लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए, ये भी सरकार मान गई। कल अमित शाह ने जब बात शुरू की तो किसान नेता अड़े रहे, हाँ या ना में जवाब मांगते रहे। इसके बाद भी सरकार ने नरम रुख रखा, बातचीत की कोशिश की और आज अपनी तरफ से एक प्रस्ताव भी भेज दिया। ये सब बताकर, ये सब दिखाकर कुछ लोग किसान नेताओं को समझा रहे हैं कि अड़े रहो, प्रेशर बनाओ, तुम जीत जाओगे, क्योंकि सरकार कई बार झुकी है। लेकिन अच्छी बात है कि इन किसान नेताओं के बीच ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि सरकार की सहानुभूति को सरकार की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। इन लोगों ने कहा कि जब तक मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव जैसे प्रोफेशनल आंदोलनकारी और हन्नन मोला जैसे वामपंथी किसानों के प्रोटेस्ट में बैठे रहेंगे, तब तक कोई रास्ता निकलना मुश्किल है। किसानों का जो आंदोलन हो रहा है उसमें सियासत घुस गई, ये तो मैंने आपको बताया। किसान संगठनों के नेता विरोधी दलों के नेताओं की तरह बोल रहे हैं, ये भी आपने देखा। अब सवाल है कि आम किसान क्या सोचता है, गांव के लोगों की कृषि कानूनों पर क्या राय है। इसका अंदाजा पंचायत समिति, जिला परिषदों के इलेक्शन के रिजल्ट से हो सकता है। और जिस वक्त कृषि कानूनों के खिलाफ देश में माहौल बनाया जा रहा था, उसी समय, उसी दौरान राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के इलेक्शन हुए और ग्रामीण इलाके के लोगों ने इन चुनाव में बीजेपी का साथ दिया। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पंचायत समिति के चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली है। और ध्यान देने वाली बात यह कि इन चुनाव में उन्हीं इलाकों के लोगों ने वोट डाला जिन पर कृषि सुधार कानूनों का सबसे ज्यादा असर हो सकता है। और कांग्रेस ने कृषि सुधार कानूनों को इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन गांव और छोटे शहरों के किसानों ने, वहां के मजदूरों ने बीजेपी को वोट दिया। राजस्थान के 21 जिला परिषदों में से बीजेपी को 14 और कांग्रेस को 5 में बहुमत हासिल हुआ। जहां तक पंचायत समितियों की बात है, राजस्थान की कुल 4,371 पंचायत समितियां हैं, इनके लिए वोटिंग हुई। इसमें से 1,835 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और कांग्रेस को 1,718 सीटें मिली। जिला परिषद की 636 सीटों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें से 312 पर बीजेपी और 239 पर कांग्रेस को कामयाबी मिली। खास बात यह है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल का गढ़ माने जाने वाले नागौर में भी बीजेपी जीती। वैसे तो हनुमान बेनीवाल मोदी सरकार के साथ हैं, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं। किसान कानूनों को वापस न लेने पर बीजेपी से अलग होने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपने ही इलाके में बीजेपी को नहीं रोक पाए। नागौर में बीजेपी को 20 और कांग्रेस को 18 सीटें मिली। हनुमान बेनीवाल की पार्टी को सिर्फ 9 सीटें मिली। पंचायत समिति के इलेक्शन के नतीजों के बाद बीजेपी के नेताओं का मोराल हाई है। उनका कहना है कि अब तो किसानों ने अपना फैसला सुना दिया, अब तो किसान संगठनों को हकीकत समझनी चाहिए और कांग्रेस के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जिस तरह से किसानों को भड़का करके किसान आंदोलन के नाम पर जिस तरह का माहौल देश भर में खड़ा करने की कोशिश की गई थी, ये चुनाव ग्रामीण पृष्ठभूमि का चुनाव था। गांव के ही लोग मतदाता थे, किसान ही मतदाता थे। इस चुनाव से स्पष्ट संकेत मिलता है कि देश की जनता, देश के किसान नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके विकासवादी राजनीति के साथ में खड़े हैं। जाहिर है ये चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। कांग्रेस के नेता इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर जिला पंचायत और जिला परिषद के इलेक्शन में वही पार्टी जीतती है जिसकी सरकार होती है। इससे पहले 2003 और 2013 में जब अशोक गहलोत की सरकार थी, तो जिला परिषद और जिला पंचायत समिति में 70% सीटों पर कांग्रेस जीती थी। इसी तरह वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान 70% सीटों पर बीजेपी जीती थी। लेकिन इस बार यह परंपरा टूट गई। सरकार कांग्रेस की है, इसके बावजूद कांग्रेस को करारी हार मिली और ये कांग्रेस को परेशान करने वाली बात है।
और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अपने ही इलाकों में पार्टी को जीत नहीं दिला सके। कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट गोविंद सिंह डोटासरा के क्षेत्र लक्ष्मणगढ़, सचिन पायलट के टोंक, हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा के इलाके अजमेर और खेल मंत्री अशोक चांदना के इलाके बूंदी और सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना के इलाके चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की हार हुई। ये सब कांग्रेस के बड़े एस्टेब्लिश्ड नेता हैं। अब जो बाकी नेता हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि आत्मचिंतन करेंगे, अगले चुनाव में बीजेपी को हराएंगे। मैं एग्री कर रहा हूं, किसान को समझाना पड़ेगा। कोरोना संकट के समय में किसान बिलों के विपरीत, हालांकि किसान को अब सब पता है, लेकिन ये छोटा चुनाव है, इसमें कैंडिडेट क्या लोकल परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, उसका भी फर्क पड़ता है। लेकिन सबको देखकर जो अच्छे से अच्छा आगे हम कर सकते हैं, 3 वर्ष में हर आदमी की सुनना, हर आदमी को समझना, हर आदमी का काम करना, हर गली मोहल्ले, खेत खलियान, गांव ढाणी में पहुंचना, ये कांग्रेस की नीति रीति रहेगी। और कांग्रेस की गहलोत सरकार अपनी वर्किंग को लेकर प्रचार प्रसार के जरिए जाएगी और 3 वर्ष में एक बार फिर, जब 3 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होंगे, इनको ठोकेंगे, बीजेपी को हराएंगे, आप निश्चित रहिए। कृषि सुधार कानूनों का सबसे ज्यादा असर गांव के लोगों पर पड़ेगा, किसानों पर पड़ेगा। और अगर कांग्रेस शासित राज्य के किसान वोट के जरिए ऐसे माहौल में बीजेपी को सपोर्ट करते हैं तो माना जाएगा किसानों ने कृषि सुधार कानूनों पर अपनी मोहर लगा दी है। और यह बात नोट करने वाली है, इन्हीं चुनावों को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत की सरकार ने कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताने की पूरी कोशिश की थी। बार बार कहा था वो इन कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज के चुनाव नतीजों से बीजेपी का हौसला बढ़ा है। अब बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान में पंचायत समिति के चुनाव नतीजों को कृषि कानूनों पर किसानों की सपोर्ट बता रहे हैं। आज ये बात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता में कही। अभी कल राजस्थान के बीडीसी और जिला परिषद के चुनाव हुए, एक तरफा फैसला किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है, ये हमको समझना है। ये शहर की सीटों का चुनाव नहीं था, ये गांवों का चुनाव था, ये जिला परिषद का चुनाव था, ये बीडीसी का चुनाव था, ये किसानों का आशीर्वाद लेने का समय था और किसानों ने अपना आशीर्वाद भरपूर भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में दिया है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब अगला बड़ा इलेक्शन बंगाल में है। इसमें बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। आज जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के इलेक्शन कैंपेन का औपचारिक उद्घाटन भी कर दिया। ममता बनर्जी भी फाइटर है, पूरी ताकत से बीजेपी को जवाब दे रही हैं। जेपी नड्डा ने कहा अब बीजेपी बंगाल में ममता की विदाई तय करेगी, पश्चिम बंगाल में सीएए लागू होगा। और ममता बनर्जी ने कहा कोई माई का लाल बंगाल में सीए और एनआरसी लागू नहीं करवा सकता। पश्चिम बंगाल की सियासत का पूरा विश्लेषण करेंगे। बिहार जीतने के बाद बीजेपी ने कैसे मिशन बंगाल में पूरी ताकत लगा दिया, इसका जायजा ले लेते हैं। अगले साल विधानसभा के चुनाव होंगे। जेपी नड्डा ने आज इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया। नड्डा आज 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। उन्होंने कोलकाता में बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। 9 जिलों में बीजेपी के दफ्तरों का वर्चुअल उद्घाटन किया। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि जेपी नड्डा ने बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर ममता बनर्जी पर किस तरह से तीखे अटैक किए। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि बंगाल में चुनाव के वक्त माहौल कितना गर्म रहने वाला है। जैसे ही जेपी नड्डा बीजेपी के इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन करने पहुंचे, वहां तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए और हंगामा करने लगे। जमकर नारेबाजी हुई, काले झंडे लहराए। पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के बाद नड्डा भवानीपुर पहुंचे। वहां उन्होंने राजनीतिक हिंसा के खिलाफ बीजेपी का अभियान शुरू किया। इस कैंपेन को नाम दिया गया है और नहीं अन्याय कैंपेन। नड्डा ने पार्टी वर्कर से बात भी की, लेकिन टीएमसी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए और जमकर हंगामा मचाया। इसके बाद नड्डा ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अटैक किया। ममता को हिंसा की राजनीति करने वाली नेता बताया। नड्डा ने कहा बंगाल में बीजेपी ने लंबी लड़ाई लड़ी है। पार्टी को वोट शेयर 9 साल में 4% से बढ़कर 40% हो गया है। अब थोड़ी ताकत और लगानी है। असेंबली इलेक्शन में बीजेपी 200 सीटें जीतेगी, ये दावा किया नड्डा ने।
और कार्यकर्ताओं से कहा इस बार बंगाल से ममता सरकार को उखाड़ने की बारी आ गई है। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको यहाँ वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए, अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वह हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहाँ ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को और इसके लिए हम अग्रसर हैं, इस काम में हम लगे हुए हैं। और इसके बाद जेपी नड्डा ने बंगाल की चुनावी हिंसा की बात की। उन्होंने कहा ममता बनर्जी का दूसरा नाम इंटॉलरेंस है। नड्डा ने कहा कि टैगोर, अरबिंदो और श्याम प्रसाद मुखर्जी के बंगाल में इंटॉलरेंस देखकर बहुत दुख होता है। अगर हम ममता जी को देखें तो जिसको बोलते हैं असहिष्णुता, इनटॉलरेंस, दाई नेम इज ममता, यह दूसरा नाम है इंटॉलरेंस। राजनीतिक दृष्टि से विचारों का आदान प्रदान होना यह प्रजातंत्र की खूबसूरती है और पश्चिम बंगाल तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जाना गया है। विश्व भारती यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पैदा हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जिस तरीके से दृष्टि दी समाज को, हम सबको मालूम है। श्री अरबिंदो जिन्होंने विचार दिया, उस विचार में नहीं सिर्फ देश, अंतर्राष्ट्रीय, विश्व संबंध की दृष्टि से भी उन्होंने एक दृष्टि दी थी। लेकिन आज मैं देखता हूं कि यहां इनटॉलरेंस किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मुकाबला ममता बनर्जी से है और ममता बनर्जी कोई साधारण नेता नहीं है। वो मुख्यमंत्री भी हैं और तृणमूल कांग्रेस की सर्वे सर्वा भी हैं और जबरदस्त कैंपेनर हैं। आज ममता बनर्जी नॉर्थ 24 परगना में थी। उन्होंने बनगांव में एक पब्लिक मीटिंग की। इस दौरान ममता ने मतुआ समुदाय और बांग्लादेशी रिफ्यूजीज को लेकर बड़ी बात कही। ममता ने कहा कि मतुआ समुदाय और बांग्लादेशी रिफ्यूजी सभी बंगाल के नागरिक हैं और इन्हें नए सिरे से किसी तरह की नागरिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। बनगांव बांग्लादेश से सटा इलाका है। यहाँ मतुआ समुदाय के लोग भारी संख्या में रहते हैं। ममता बनर्जी सीए और एनआरसी के खिलाफ रही हैं और बीजेपी से इशू बना रही है, चुनावी मुद्दा बना रही है। बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया कि जनवरी-फरवरी तक सीएए लागू कर दिया जाएगा और जवाब में ममता ने आज कहा किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो बंगाल में लोगों को डरा सके। बंगाल में सीएए और एनआरसी लागू नहीं कर सकते। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ बहुत लोग रिफ्यूजी हैं। उस पार बांग्लादेश के हैं, इस तरफ भारत के। उस पार से बहुत लोग भारत में आए हैं। आप लोग रिफ्यूजी होकर आए हैं, लेकिन हमने बहुत आदर के साथ आपको ग्रहण किया है। याद रखिएगा, ये सिर्फ हमारा ही घर नहीं है, बल्कि आपका भी घर है और इसके लिए आपको नए तरीके से किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी इस देश के नागरिक हैं और सीएए बोलकर आप लोगों के साथ साजिश की जा रही है। यह अगर आपने एक बार शुरू कर दिया तो कहेंगे कि दादी की उम्र बताओ, दादा की जन्म तारीख बताओ। बिना कुछ किए ही आप लोगों को राज्य सरकार ने नागरिकता दी है। आप लोग सभी नागरिक हैं, नए सिरे से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बंगाल में नागरिकता चुनाव का इशू बने, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। सीए पर बहस हो, जनता अपना वोट दे, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात है बंगाल में जैसे जैसे चुनावी माहौल बनता जा रहा है वैसे वैसे राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। आज फिर कूच बिहार के तूफानगंज इलाके में बीजेपी वर्कर की हत्या कर दी गई। बीजेपी वर्कर स्वप्न दास का शव आज सुबह एक स्कूल बिल्डिंग में लटका हुआ। स्वप्न दास के परिवार का आरोप है कि हत्या के पीछे टीएमसी के लोग हैं। हालांकि टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया। स्वप्न दास ने
परसों सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर कन्या अभियान में हिस्सा लिया था, वहीं से वो गायब हो गए थे। जब मैं वेस्ट बंगाल में आया हूं तो मुझे दुख भी होता है और शर्मसार भी होता हूं। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा है। अगर मैं वायलेंस की बात करूं, आज सुबह हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, कल हमारा एक कार्यकर्ता मारा गया, 130 कार्यकर्ताओं ने जाने दे दी, 130 कार्यकर्ताओं। मैंने 100 लोगों का तर्पण तो खुद किया है। आप समझो ये बिहार, ये बंगाल है क्या? बंगाल इस बात के लिए जाना जाता था क्या हो गया? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की पराकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। 7 दिसंबर को भी बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इसे लेकर बंगाल में जबरदस्त सियासत हो रही है। बीजेपी का आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उलेंद्र राय की हत्या पश्चिम बंगाल पुलिस की गोली से हुई। उलेंद्र रॉय सिलीगुड़ी में प्रोटेस्ट मार्च के दौरान घायल हो गए थे और बाद में उनकी डेथ हुई। बीजेपी ने पुलिस पर फायरिंग करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप मढ़ दिया। ममता ने कहा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की खुद हत्या करवाती है और फिर प्रोपेगेंडा करती है। पुलिस ने भी बीजेपी के इल्जामात को गलत बताया, लेकिन आज बीजेपी ने सिलीगुड़ी में पुलिस एक्शन के कुछ वीडियोज रिलीज किए। पश्चिम बंगाल बीजेपी के इंचार्ज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा वो एक सैंपल वीडियो जारी कर रहे हैं जिसमें पुलिस फायरिंग करती दिखाई दे रही है। विजयवर्गीय ने कहा उनके पास ऐसे कई और वीडियोस हैं। कल सिलीगुड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चे का प्रदर्शन था। वहां पुलिस ने हमारे उलेंद्र राय नामक एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी। पुलिस ने शाम को ट्वीट किया कि पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं किया, कोई पेलेट गन नहीं चलाई। मेरे पास एक नहीं 10 वीडियो है, ये सैंपल वीडियो भेज रहा हूँ। ममता जी के पुलिस अधिकारियों सुन लीजिए, ममता जी के राज्य में न्याय नहीं मिलता, किंतु सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ूंगा मैं यदि गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाया। एक नहीं, मेरे पास 10 वीडियो है। यह सैंपल है कि कितनी झूठी है पश्चिम बंगाल की पुलिस, क्या ट्वीट करती है और क्या हरकत करती है। यह वीडियो इसका प्रमाण है। सिलीगुड़ी में 3 दिन पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया था, जिस तरह से पुलिस वाले फायरिंग करते देख रहे थे, वो तस्वीरें मैंने देखी हैं। लेकिन वो कौन सी गन थी ये मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन इतना सही है कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। और ममता बनर्जी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या अपने आप करवा रही है। देश में कोरोना वैक्सीन डेवलप हो रही है, इसको लेकर एक अच्छी खबर आज आई है। 64 देशों के डिप्लोमेट्स इस वैक्सीन के डेवलपमेंट की प्रोसेस को देखने के लिए हैदराबाद में गए, भारत बायोटेक की लैब में। डिप्लोमेट्स इस दौरे से क्या निकला, चीन ने कोरोना की जो वैक्सीन डेवलप की है वो कितनी इफेक्टिव है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया ये जानती है कि ये वायरस, कोरोना जैसा जानलेवा वायरस चीन ने दिया था। अब भारत की धरती पर इस वायरस से मुक्ति की वैक्सीन दुनिया भर के लिए बनाई जा रही है। कोरोना वायरस की वैक्सीन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भारत में हो रहा है और दुनिया के आधे से ज्यादा मुल्क भारत से वैक्सीन लेंगे। और अच्छी बात यह कि भारत की स्वदेशी वैक्सीन भी दुनिया के तमाम देशों के वैक्सीन को टक्कर देगी और लोगों को कोरोना से बचाएगी। आज ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ईरान, साउथ कोरिया और ब्राजील समेत 64 देशों के डिप्लोमेट्स भारत बायोटेक की लैब में गए। भारत बायोटेक में स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का डेवलपमेंट हो रहा है और कंपनी ने ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया से कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी भी मांगी है। आज भारत बायोटेक कंपनी के चेयरमैन ने इन 64 देशों के डिप्लोमेट्स को एक प्रेजेंटेशन दिया। न सिर्फ कोरोना की वैक्सीन के डेवलपमेंट के बारे में बताया, बल्कि हैदराबाद में चल रही फार्मा कंपनियों की जानकारी भी दी।
दुनिया में जितनी दवाइयां बनती हैं उनमें से 40% से ज़्यादा का प्रोडक्शन भारत में होता है। अब कोरोना की वैक्सीन भी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से जाएगी। आज इंटरनेशनल डेलीगेशन आए थे, फॉरेन एम्बेसडर्स आए थे। इधर हमारा लाइफ साइंसेज इंडस्ट्री और हमारा स्पेशली वैक्सीन टेक्नोलॉजी में हमारा प्रभावित कितने हैं, क्योंकि 40% ऑफ वैक्सीन्स फॉर द वर्ल्ड आर मेड इन इंडिया। सो हो सकता है कि अगले सालों में इंडिया एक भारी वर्ल्ड कंट्रीज़ में इंडिया से बहुत सारे हमारा ऐसा हेल्थ केयर सोल्यूशंस, वैक्सीन्स एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पूरा हम ऑलरेडी कर रहे, मगर अभी कोविड वैक्सीन्स को भी हम ज़रूर करने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा और देश को भी बहुत एक गर्व कारण हो जाएगा। मुझे याद है कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कोरोना से दुनिया को बचाने में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। आज ये बात साफ हो गई कि भारत का रोल क्या होगा। भारत की स्वदेशी वैक्सीन सबसे सस्ती होगी और सबसे इफेक्टिव होगी, इसलिए ज़्यादातर मुल्क चाहते हैं उन्हें भारत में बनी वैक्सीन मिले। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और एक बड़ी अचीवमेंट होगी। फार्मा कंपनियां वैक्सीन डेवलप करने के काम में लगी हैं, तो सरकार इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रही है। हालांकि शुरुआत में इस वैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए ही मंजूरी दी जाएगी, लेकिन देश की आबादी इतनी है, अगर वैक्सीन का सिर्फ इमरजेंसी यूज भी किया गया तो भी इसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाना होगा। इसे लेकर जो तैयारियां की गई हैं वो करीब करीब पूरी हैं। वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे जरूरी है कोल्ड स्टोरेज की चेन, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को एक खास टेम्परेचर में रखना होगा। इसलिए सरकार का फोकस कोल्ड चेन डेवलप करने पर है। कोरोना वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वैक्सीनेशन तक हर स्टेप पर कोल्ड चेन की जरूरत पड़ेगी। भारत में इस वक्त करीब 27,000 कोल्ड चेन पॉइंट हैं। स्टेट कैपिटल्स में तो कोल्ड चेन का काम पूरा हो चुका है, बस वैक्सीन आने का इंतजार है। आज पटना में हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र NMCH हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में गए। यहां अलग अलग टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले फ्रीजर, डीप फ्रीजर, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर रखे गए हैं, क्योंकि कई फ्रीजर में टेम्परेचर माइनस से बहुत कम होता है। इसलिए नीतीश चंद्र स्पेशल ड्रेस पहनकर इसके अंदर गए। हम इस वक्त पटना के NMCH अस्पताल के स्टेट वैक्सीन सेंटर में हैं। यही वो जगह है जहां पूरे बिहार के लिए कोरोना वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। आप यहां जितने भी इस तरह के स्टोरेज देख रहे हैं जो कमरे की शक्ल में है, ये सब वो जगह है जिसमें कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। आप देखें एयर कंडीशंस जो हैं वो चल रहे हैं, टेम्परेचर सबका अलग अलग है। हम आपको पहले दिखाते हैं। ये है वॉक इन कूलर WIC, इसमें 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर तक रखने वाला वैक्सीन रखा जाएगा। यहाँ देखिए 4.5 ये टेम्परेचर बता रहा है, और खास तरह की एक पोशाक इसके लिए पहनने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने भी वो पोशाक पहन रखी है और इसको पहनकर ही हम अंदर जा सकते हैं। आपको हम अंदर दिखाते हैं। ये जो WIC है, इसमें यदि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर तक वैक्सीन आएगा तो यहाँ पर इसे रखा जाएगा। और इस तरह के 5 WIC हैं। एक इस तरह के WIC में करीब 2.5 से 3 लाख वैक्सीन रखा जा सकता है। तो 5 में यदि हम कुल आंकड़ा देखें तो करीब 13 से 15 लाख वैक्सीन WIC में रखा जा सकता है। अब ये देखिए, ये है WIF यानी वॉक इन फ्रीज़र। इसमें आपको जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। वहाँ देखिए ये माइनस में, ये -15 से -25 डिग्री टेम्परेचर वाला यदि वैक्सीन आता है जिसमें उसको रखने की आवश्यकता हो तो उसके लिए ये है। इसके अंदर हमें जाना होगा। ये टेम्परेचर इसमें बहुत कम है, ऐसे में ये पोशाक से काफ़ी मदद मिलती है। और यहाँ पर हम आपको अंदर जाकर दिखाते हैं। यहाँ देखिए इस तरह के जो WIF हैं ये भी अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं, और एक WIF में करीब 1.25 से 1.5 लाख वैक्सीन को रखा जा सकता है। और चूँकि काफ़ी इसमें कम टेम्परेचर है, और इस तरह के करीब 3 जो WIF हैं वो बने हुए हैं। एक में 1.25 लाख आप रख सकते हैं, तो करीब 3 से 4 लाख वैक्सीन यहाँ भी रखा जा सकता है। और यहाँ से बिहार के जो अलग अलग ज़िले हैं वहाँ वैक्सीन जाएगा,
और जब उन जिलों में जाएगा तो वहाँ पर इन्हीं WIC और WIF के जो छोटे कह सकते हैं शक्ल में उनको रखा जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। यहाँ देखिए आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर। इसी तरह के ILR में वो वैक्सीन को रखा जाएगा और ये खास तौर से जो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर वाला जो है WIC उसका एक छोटा संस्करण आप कह सकते हैं, ताकि जब यहाँ से जिलों में जाए तो फिर उनको वहाँ पर रखा जा सके। नीतीश चंद्र को यह खबर बताने के लिए खास तरह की किट पहननी पड़ी। ऐसी तैयारियां देश के दूसरे राज्यों में भी हैं। गुजरात में कोरोना के वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं। एक बार वैक्सीन आ गई तो फिर इन रीजनल सेंटर से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेजा जाएगा। कोल्ड चेन के एक रीजनल सेंटर में करीब 20 लाख वैक्सीन की स्टोरेज की कैपेसिटी है। गुजरात उन राज्यों में है जहां कोरोना का काफ़ी असर दिखाई दिया है, इसलिए गुजरात सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट किया जा सके। हर ज़िले में 4 से 5 लाख ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिन्हें जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि गुजरात में कोल्ड चेन को पूरी तरह अपडेट कर लिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बस इंतजार है टू वैक्सीन का। हम आपको बता दें कि जो ये रीजनल सेंटर है अहमदाबाद का, इस तरह से गुजरात के 6 रीजनल सेंटर्स जो हैं वो पूरी तरह तैयार हैं वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और ताकि कोल्ड चेन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन होके वैक्सीन एंड यूज़र्स के पास तक पहुंच सके। यहाँ पे आप देखें ये डीप फ्रीजर्स रखे हुए हैं। इस तरह के डीप फ्रीजर्स हैं जिसमें -25 डिग्री तक का टेम्परेचर जो मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ अगर आप देखें दूसरे जो ILR मशीन्स भी रखी हुई हैं, ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स हैं, इनमें भी 2 से 8 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। वो वैक्सीन्स यहाँ पे रखी जाती हैं जो इमीडिएट यूज़ के लिए दी जाती हैं, और ये कोविड की जो वैक्सीन है उसको स्टोर करने में काफ़ी काम आएगा। यहाँ हम आपको दिखाएं ये जो वॉक इन कूलर है, इसमें अभी भी कई वैक्सीन जो हैं वो स्टोर की हुई हैं। ये वॉक इन कूलर अगर आप देखें तो इसमें करीब 5 लाख वैक्सीन इस मशीन में स्टोर की जा सकती हैं। और ये वॉक इन कूलर अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इसका टेम्परेचर भी 2 से 8 डिग्री तक मेंटेन किया जाता है। और अभी फ़िलहाल इसमें आप देख सकते हैं DPT, हेपेटाइटिस B, BCG, मीज़ल और रुबेला जैसी जो वैक्सीन अभी कॉमन यूज़ में दी जा रही हैं वो यहाँ स्टोर करके रखी हुई हैं। यहाँ पूरा अगर आप देखें इस रीजनल वैक्सीन सेंटर में तो कुल मिलाकर के करीब 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीन स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो अभी यहाँ इस रीजनल सेंटर में मौजूद है। यूके में, इंग्लैंड में इमरजेंसी यूज़ शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन की तस्वीरें हमने देखी हैं। दुबई में मैंने सुना है कि 10,000 करीब लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। वो चाइनीज़ वैक्सीन भी वहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन हमारा देश इन सब से अलग है। 130 करोड़ की आबादी, इतने सारे लोगों को वैक्सीनेट करना आसान काम नहीं है। लेकिन सरकार ने वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर इसके स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और ट्रेनिंग की जो योजना तैयार की है वो वाकई में हैरान करने वाली है, और इसे देखकर विश्वास पैदा होता है। देश को पता भी नहीं चला और पूरे देश में ब्लॉक लेवल तक उन लोगों की पहचान कर ली गई है जो वैक्सीनेशन का काम करेंगे। वो जगह तैयार है जहां वैक्सीन रखी जाएगी। अब राज्य सरकारों को सिर्फ ये तय करना है कि किसको पहले वैक्सीन देनी है। इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से और चुपचाप इसलिए हुआ क्योंकि इसे नरेंद्र मोदी ने पर्सनली सुपरवाइज किया। नरेंद्र मोदी को डिजास्टर मैनेजमेंट का एक्सपर्ट माना जाता है और ये एक्सपर्टीज इस वैक्सीन के काम में भी आई है। नरेंद्र मोदी बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। कल पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का भूमि पूजन होगा। देश की नई पार्लियामेंट कैसी होगी, इसकी खासियत क्या होगी, देश के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। कल दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस की, संसद भवन की नई बिल्डिंग की नींव रखी जाएगी। दोपहर 12:55 पर शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र के नए मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग के मुकाबले नया भवन काफी बड़ा होगा, भव्य होगा, मॉडर्न होगा। नई इमारत 3 मंजिला होगी।
नई बिल्डिंग में लोकसभा के 888 सांसदों के बैठने की जगह होगी। राज्यसभा में 326 एमपीज के लिए सीटें बनाई गई हैं। मौजूदा पार्लियामेंट बिल्डिंग को एक म्यूजियम बना दिया जाएगा। संसद भवन की नई बिल्डिंग के भूमि पूजन के इस प्रोग्राम को आप इंडिया टीवी पर कल दोपहर 12:30 बजे से लाइव देख सकेंगे। दरअसल नई संसद की बिल्डिंग बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस समय जो बिल्डिंग है वो काफी कंजेस्टेड है। जगह जगह ऑफिस बना दिए गए हैं, कॉरिडोर्स में ऑफिस हैं, कई लोगों के बैठने की जगह कम है। कुछ साल बाद सांसदों की संख्या बढ़ेगी तो मौजूदा पार्लियामेंट हाउस उन्हें एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। इसलिए एक नई संसद की बिल्डिंग की जरूरत तो है जो एडवांस्ड हो, नई तकनीक जिसमें हो। नई पार्लियामेंट कैसी होगी, कितनी भव्य होगी, इस पर कितना खर्चा आएगा, इस बिल्डिंग को बनाने वाले कौन है, इसके बारे में बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पास में है। तो यही आज की स्पेशल रिपोर्ट है।